हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में जो है हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दे के आप समझने का प्रयास करना। देखो, हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है, सरकार तो ये है सरकार। मैं बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार की। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। इस प्रकार से जो है सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कहते हैं? हम सरकार कहते हैं। या फिर सरकार किसे कहेंगे? तो सरकार एक ऐसा अभिकरण, एक वह यंत्र है जो शासन को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के अंदर जो है सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का दूसरा नाम क्या है? व्यवस्थापिका। और हमारे भारत में इसको क्या कहते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। यानी हमारे भारत में जो विधायिका है इसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है। और यहाँ संसद के जो हैं 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। तो हमारे यहाँ पे संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा, ये इसके 2 सदन हैं। और यदि अपन अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। एक है राष्ट्रपति। तो यदि हमसे कोई पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तो सदन तो हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि हमसे कोई पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, अंग पूछे तो अंग हैं इसके 3। अंग कितने हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 इसके अंग हैं। फिर हम बात करें अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो कार्यपालिका में देखो, एक तो आता है राष्ट्रपति। कौन आएगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद। और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी। ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे कार्यपालिका में। यदि कोई तुमसे पूछे कि कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं, तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी। अब ये जो कार्यपालिका है, हम बात कर रहे हैं संघ कार्यपालिका की। यहाँ पे मैंने केंद्र लिखा हुआ है, यानी केंद्र की कार्यपालिका की। तो ये जो संघ कार्यपालिका है, इसका संवैधानिक प्रधान कौन है? संवैधानिक प्रधान, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। तो संवैधानिक जो प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति। यानी संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। और वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान। तो वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये वास्तविक प्रधान है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये संवैधानिक और ये वास्तविक हमें समझ में नहीं आया। तो इसका अर्थ है कि हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं, हमारे जो भारत का संविधान है
तो इस संविधान की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। भाई हमारे संविधान की जो शक्तियां हैं, हमारे संविधान में जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनका वास्तव में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। और राष्ट्रपति यदि शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। यानी राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई काम नहीं करता, वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श और सलाह पे कार्य करता है। और तीसरा, प्रशासनिक अधिकारी। तो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के नीचे कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी। अब प्रशासनिक अधिकारी का मतलब कौन है? आईएएस, आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। ये भी कार्यपालिका में ही आते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी। हम इनको नौकरशाही भी कहते हैं, हम इनको नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखो। तो हमने अब ये जो राष्ट्रपति है इसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका भी कहा जाता है। और कार्यपालिका के दो रूप और हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री परिषद है ये तो क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। यानी ये केवल 5 साल के लिए आते हैं, उसके बाद में ये चले जाते हैं। फिर दोबारा हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, फिर जो है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति बनते हैं। और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं ये है स्थायी कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया। और फिर तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसके बारे में अपन आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। तो देखो, प्रधानमंत्री तो है वो संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री जो है ये संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ध्यान रखना, यदि पेपर में हमारे इस प्रकार का प्रश्न आए कि संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मंत्री परिषद की रचना की, यानी मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, मंत्री परिषद बनती कैसे है। यानी हमारे जो केंद्र है, केंद्र जो है इस केंद्र स्तर पर मंत्री परिषद बनती कैसे है, यानी मंत्री जो परिषद है इसका निर्माण कैसे होता है। तो यदि पेपर में तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि मंत्री परिषद के गठन को समझाइए, मंत्री परिषद के गठन को समझाइए, या फिर मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, तो मंत्री परिषद का गठन और निर्माण हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मंत्री परिषद की रचना या गठन, यानी फॉर्मेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी फॉर्मेशन यानी गठन, या रचना ऑफ काउंसिल यानी परिषद का, ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की रचना एवं गठन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंत्री परिषद का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है। मंत्री परिषद का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है, तो आर्टिकल जो 74 है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री
और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। यदि कोई तुमसे पूछे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में। तो यह तो है संविधान में इसका उल्लेख या प्रबंध। दूसरा, संख्या या आकार। संख्या या आकार का मतलब है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे या मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। तो देखो, हमारे यहाँ 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था और इस संविधान संशोधन के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में कितने संख्या होगी, लोकसभा के कुल सदस्य की 15%, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15%। और यदि बात करें राज्यों में कितने मंत्री होंगे, तो राज्य के अंदर जो विधानसभाएं होती है भाई, राज्य के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं और वहाँ जो कुल सदस्य होंगे विधानसभा के, तो उनका 15% मंत्री होंगे। तो अब हमारे भारत में जो लोकसभा है, अब हमारे भारत की जो लोकसभा है, इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्य हैं 545। तो 545 कुल सदस्य हैं, तो इसका 15%, तो इसका 15% निकालेंगे तो कितने हो गए, 82। तो ये हो गया इसकी संख्या, यानी मंत्रिपरिषद में जो है 82 मंत्री होंगे। क्यों? क्योंकि 91वां संविधान संशोधन के अनुसार जो हमारे यहाँ मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी और यह संख्या कितनी आती है, 82, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। आगे अब रचना में तीसरा बिंदु है योग्यता का। भाई मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई किसी भी व्यक्ति को यदि मंत्री बनना है, मंत्री परिषद में मंत्री बनना है, तो उसके लिए उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। किसका? संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यानी अब संसद किसे कहेंगे, अब संसद किसे कहते हैं, संसद हमारे यहाँ है लोकसभा या राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है, आवश्यक है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मंत्री बन गया और वो सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर, यानी 6 माह में उसको सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वो 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बनता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उस व्यक्ति का जो मंत्री पद है वो क्या हो जाएगा, बर्खास्त या निरस्त माना जाएगा। तो योग्यता क्या है, तो मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी है। यदि 6 महीने के अंदर वो सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसका पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। इसके बाद में नंबर 4 नियुक्ति, यानी मंत्री परिषद की जो रचना अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन चौथा बिंदु क्या लेंगे, नियुक्ति। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री की जो नियुक्ति है, इसमें देखो मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो अनुच्छेद 75 1 के अनुसार, अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करेगा,
जिसे वह सदस्य जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, यानी बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करता है। और यदि मान लीजिए देखो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के हमारे भारत में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो जो भी दल बहुमत लेके आता है, जो भी दल हमारे यहाँ बहुमत लेके आता है या बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत का अर्थ है कि कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, यानी 282, ठीक है। तो 282 जो भी दल लेके आएगा, जीत के आएगा, तो उस दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। यहाँ मैं लोकसभा के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा के नेता की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बहुमत दल के नेता की। लोकसभा का नेता अलग होता है, बहुमत दल का नेता अलग होता है। बहुमत दल का नेता तो वो होता है कि जो भी पार्टी लोकसभा में अधिक सीटें लेके आती है, उस दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्त करता है, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वही व्यक्ति लोकसभा का नेता बनता है, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई आपके। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई भी पार्टी लोकसभा में बहुमत लेके नहीं आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े यानी वह दल जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। अब यहाँ सबसे बड़े दल का मतलब क्या होगा कि वह दल, वह पार्टी जिसने लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, उस दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त कर देगा, और उसको एक निश्चित समय पर बहुमत साबित करने के लिए कहेगा, उसको एक निश्चित समय पर बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। भाई उसको नियुक्त कर देगा और उसको एक निश्चित समय दे देगा कि भाई 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में या 1 दिन बाद में आपको जो है अपने सदन में बहुमत सिद्ध करना है, साबित करना है। यदि वह प्रधानमंत्री यदि अपना बहुमत सिद्ध कर देता है, यानी आधे से अधिक सदस्य यदि उसके पक्ष में है, बहुमत का अर्थ क्या होगा, आधे से एक अधिक, यदि आधे से एक सदस्य यदि उसके पक्ष में है तो वह प्रधानमंत्री पद के ऊपर बना रहेगा। और यदि मान लीजिए कि आधे से एक अधिक सदस्य उसके पक्ष में नहीं है, यदि एक सदस्य भी कम है, तो उसका बहुमत चला जाएगा और उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे 1996-97 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी को जो है राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था और उसको जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था। तो हमारे अटल बिहारी जो वाजपेयी है वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, एक मत से हार गए थे, और 13 दिन बाद में जो है उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के परामर्श पर और प्रधानमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही
करता है। प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने से पहले प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के पास में मंत्रियों के नाम की एक सूची भेजता है और जिन जिन व्यक्तियों के नाम उस सूची में है उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करता है। नंबर 4। अब देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में है शपथ। शपथ। अब ऑथ, तो अब शपथ की हम बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को, प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो याद रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वो इनको शपथ दिलाता है। और शपथ किस बात की दिलाता है? तो 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। दूसरी कौन सी है? गोपनीयता। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेता, प्रधानमंत्री भी जो है मंत्री की शपथ लेता है। यानी प्रधानमंत्री भी जो है एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है और प्रधानमंत्री और सभी मंत्री जो हैं वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो पद की और दूसरी है गोपनीयता की। यानी वो जो भी कोई कार्य करेंगे, जो भी कोई फैसला लेंगे देश के विकास में, समाज कल्याण के विकास में, तो वह गोपनीय रहेगा और दूसरा वो अपने पद के ऊपर रहते हुए संविधान का पालन करेंगे। यानी जो भी कोई काम करेंगे वो संविधान के अनुसार करेंगे अपने पद पे रहते हुए। तो यदि एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री और मंत्री कितने प्रकार की शपथ लेते हैं या कौन सी शपथ लेते हैं, तो आप बताना कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो है वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता। इसके बाद में हम बात करेंगे मंत्री परिषद के प्रकार की। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे किसके? नंबर 6 यही देख लेते हैं, मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, इसका अर्थ है कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होंगे, कितने प्रकार के मंत्री होंगे। तो यहाँ देखो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। और कौन कौन से? नंबर 1 कैबिनेट मंत्री और दूसरे हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उपमंत्री। तीसरे कौन से हैं? उपमंत्री। देखो बच्चों, कैबिनेट मंत्री को जो है हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये कैबिनेट मंत्री क्या है, ये राज्य मंत्री क्या है, उपमंत्री क्या है। तो बेटा हमारी जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में जिसका प्रधानमंत्री होता है, इस मंत्री परिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब कैबिनेट मंत्री किसे कहेंगे? वह मंत्री या ऐसे मंत्री
जिनके पास में अति महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, विभाग या फिर मैं कहूँ मंत्रालय होते हैं। यानी ऐसे मंत्री जिनके पास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण विभाग या मंत्रालय होते हैं, यानी ऐसे मंत्री क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। अब अति महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग कौन कौन से होते हैं? जैसे विदेश मंत्री, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, या फिर जैसे वित्त मंत्री। तो इस प्रकार के जो मंत्री हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है ये कम महत्व के जो विभाग होते हैं, जैसे क्या महत्व के विभाग की बात करूँ, जैसे खाद्य विभाग है, इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ कम महत्व के विभाग में महिला विकास विभाग है, इस प्रकार के। यानी कम महत्व के जो विभाग के जो प्रभारी या जो मंत्री होते हैं वो कहलाएंगे राज्य मंत्री। और उप मंत्री किसे कहेंगे? कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उन्हें हम उप मंत्री कहते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, राज्य मंत्री जिनके पास में कम महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, और तीसरे हैं उप मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उप मंत्री कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। और इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है कार्यकाल। नंबर 7 हम बात करें कार्यकाल, यानी जो मंत्री हैं इन मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल। तो इनका जो कार्यकाल है, देखो वैसे हम बात करें तो प्रधानमंत्री और जो मंत्री है, प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री हैं ये लोकसभा के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक लोकसभा में इनको विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। और दूसरा मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। यानी प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। पेपर में यदि प्रश्न आ जाए कि मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। और यदि प्रश्न आ जाए कि मंत्री या मंत्री परिषद के सदस्य किसके विश्वास पर बने रहते हैं तो वहाँ उत्तर आएगा लोकसभा। ठीक है। तो समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात क्या? और वैसे यदि अपन सामान्य रूप से देखें कि इनका कार्यकाल कितना होता है तो सामान्य रूप से जो है इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यानी जब तक लोकसभा बनी रहती है तब तक ये मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। और आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, तो इसे उस अनुसार जो है मंत्रियों का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। तो 3 बातें आपने इसमें सीखी कार्यकाल में। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मंत्री परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। सामान्य रूप से मंत्रियों का जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, कार्य अवधि है वो 5 वर्ष है। लेकिन फिर भी क्या है
कि ये जो मंत्री हैं ये लोकसभा के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नंबर 8 हम बात करें कार्यकाल के बाद जो है हम बात करें वेतन और भत्ते। नंबर 8 यानी ये जो मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं इनका वेतन भत्ते, तो इनको कितना वेतन दिया जाता है, तो जो भी संसद तय करे, जो भी हमारे भारत की संसद तय करेगी वो वेतन इनको दिया जाता है। यानी जो भी संसद वेतन तय करती है या जो भी भत्ते या सेवा शर्तें संसद तय करती है वो सभी सेवा शर्तें भत्ते वेतन उन मंत्रियों को दिया जाता है। तो ये थी हमारे मंत्री परिषद की रचना और उसका गठन। तो यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, पेपर में यदि ये प्रश्न आ जाए कि संघ या केंद्र मंत्री परिषद की रचना को समझाइए या मंत्री परिषद के गठन को समझाइए, तो आप ये 8 बिंदु लेकर के जो है इस मंत्री परिषद की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या बताएंगे, संवैधानिक उपबंध, यानी संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है। दूसरा आप बताएंगे संख्या या आकार, मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, उनका आकार क्या होगा। तीसरा आप बताएंगे योग्यता, यानी मंत्री परिषद में मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथा आप बताएंगे इसके अंदर नियुक्ति, यानी मंत्रियों की या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नंबर 5 आप बताएंगे नियुक्ति के बाद में शपथ, यानी मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। और नंबर 6 बताएंगे कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के बताएंगे, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। नंबर 7 आप बताएंगे कार्यकाल, यानी मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो सामान्यतया 5 वर्ष तक जो है मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, या हम कहें तो लोकसभा में जब तक इनको विश्वास प्राप्त है तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और नंबर 8 है वेतन और भत्ते, तो मंत्रियों को जो है संसद के द्वारा तय किया गया वेतन, भत्ते और अन्य लाभ दिए जाते हैं। तो ये थी आज का हमारा बिंदु मंत्री परिषद और उसकी रचना के बारे में, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में जो है नोट कर लें, वीडियो को दोबारा से बैक करके इसको दोबारा से देख लें और एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करके उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।